न्यूज़ 11 के स्टूडियो से मैं हूं नाइला भट्टी। बढ़ते हैं एक नई स्टोरी की जानिब। और फिर हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को मैकनन मैकेंजी बहरी जहाज में बिठा दिया गया। ये जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और खवातीन भी ताजदार हिंद के साथ थी। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा, उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमारवा को साथ लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बावजूद बादशाह था और नेल्सन का ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे। मगर रंगून में कोई ऐसा मुकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जलावतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और मसले का दिलचस्प हल निकालिया। नेल्सन ने अपने घर का गिराज खाली कराया और ताजदार हिंद जिले सुबहानी और तैमूरी लहू के आखिरी चश्मो चिराग को अपने गिराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गिराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल वहां रहा। बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपनी मशहूर जमाना गजल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, और कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में, इसी गिराज में लिखी। ये आज 7 नवंबर का खुनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खादिमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अर्दली ने बर्मी जुबान में इस बदतमीजी की वजह पूछी। खादिमा ने टूटी फूटी नरमी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। अर्दली ने जवाब दिया, साहब कुत्ते को कंघी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादिमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अर्दली उसे चुप कराने लगा मगर आवाज नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादिमा ने नेल्सन को देखा तो वो उसके पाँव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के लिए गिराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजाद और खुली हवा का एक घोंट भरना चाहता था। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गिराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू, मौत का सकूत और अंधेरा था। अर्दली लैंप लेकर बादशाह के सरहाने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन ढलकी हुई थी। आंखों के ढीले पपोटों की हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई थी और खुश्क जर्द होंठों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन उसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गुर्बत, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था और उस चेहरे पर एक आजाद सांस था। सिर्फ एक आजाद सांस की अपील तहरीर थी और ये अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरे मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवां बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी। वो दोनों आए। उन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पढ़ी। कब्र का मरहला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज जमी दस्तयाब नहीं थी। नेल्सन ने सरकारी रहायशगाह के अहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली मट्टी में दफन कर दिया गया। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था, गुलाब की पत्तियां बिखेरी जा रही थी तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी के खजा रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मनाजर दौड़ते भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाख लोग दिल्ली आए थे और बादशाह जब लिबास फाखरा पहनकर ताज शाही सर पर सजाकर और नादिर शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबार आम में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा।
नगारची नगारे बजाने लगे, गवैये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सालार तलवारें बजाने लगे और रक्कासाएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी को याद था, बहादुर शाह जफर की ताज पोशी का जश्न 7 दिन तक जारी रहा और उन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया, मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेमहर सुबह बादशाह की कब्र को एक शुल्हान कारी तक नसीब नहीं था। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र की पायंती में खड़ा हुआ और सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम दहलवी के गले से सोज के दरिया बहने लगे। ये कुरान मजीद की तिलावत का एजाज था या फिर उस्ताद इब्राहिम दहलवी के गले का सोज? कैप्टन नेल्सन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीबुल वतन कब्र को सैल्यूट पेश कर दिया और इस आखिरी सैल्यूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो गया। आप अगर कभी रंगून जाएं तो आपको डैगन टाउनशिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बादशाह बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुगल शाह की असल औलाद हैं, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफे पर चल रही है। ये कच्ची जमीन पर सोती है, नंगे पांव फिरती है, मांग कर खाती है और टीन के कंस्तरों में सरकारी नल से पानी भरती है, मगर ये लोग इस कसम परसी के बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहते हैं। ये लोगों को अहदे रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं और लोग कहकहे लगाकर रंगून की गलियों में गुम हो जाते हैं। ये लोग, ये शहजादे और शहजादियां कौन हैं? ये हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की सियासी गलतियां हैं। बादशाह ने अपने गिर्द नाअहल, खुशामदी और करप्ट लोगों का लश्कर जमा कर लिया था। ये लोग बादशाह की आंखें भी थे, उसके कान भी थे और उसका ज़मीर भी। बादशाह के 2 बेटों ने सल्तनत आपस में तकसीम कर ली थी। एक शहजादा दाखिली अमूर का मालिक था और दूसरा खारजी अमूर का मुख्तार। दोनों के दरमियान लड़ाई भी चलती रहती थी और बादशाह उन दोनों की हर गलती, हर कुताही माफ कर देता था। अवाम की हालत इंतहाई नगुफ्ता थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। ताक मंडियों से कटाई के मौसमों में गायब हो जाती थी। सौदागर मुंह मांगी कीमत पर लोगों को गंदम, गुड़ और तरकारी बेचते थे। टैक्सों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। शहजादों ने दिल्ली शहर में कबूतरों के दाने तक पर टैक्स लगा दिया था। तवाइफों की कमाई तक का एक हिस्सा शहजादों की जेब में चला। शाही खानदान के लोग कत्ल भी कर देते थे तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता था। रियासत शाही दरबार के हाथ से निकल चुकी थी। नवाब, सूबेदार, अमीर और सुल्तान आजाद हो चुके थे और ये मुगल सल्तनत को मानने तक से इनकारी थे। फौज तलवार की नोक पर बादशाह से जो चाहती थी मनवा लेती थी। अवाम बादशाह और उसके खानदान से बेजार हो चुके थे। ये गलियों और बाजारों में बादशाह को नंगी गालियां देते थे और कोतवाल चुपचाप उनके करीब से गुजर जाते थे, जबकि अंग्रेज मजबूत होते जा रहे थे। ये रोज माहदा तोड़ते थे और शाही खानदान वसी तर कौमी मुफाद में अंग्रेजों के साथ नया मुआहदा कर लेता था। अंग्रेज बादशाह के वफादारों को कत्ल कर देते थे और शाही खानदान जब एहतजाज करता था तो अंग्रेज बादशाह को ये बताकर हैरान कर देता था, जिले इलाही वो शख्स आपका वफादार नहीं था, वो नंग इंसानियत आपके खिलाफ साजिश कर रहा था और बादशाह उस पर यकीन कर लेता था। बादशाह ने तवील अरसे तक अपनी फौज भी टेस्ट नहीं की। चुनाचे जब लड़ने का वक्त आया तो फौजियों से तलवारें तक न उठाई गई। उन हालात में जब आजादी की जंग शुरू हुई और बादशाह गिरता पड़ता शाही हाथी पर चढ़ा तो अवाम ने लाताल्लुक रहने का ऐलान कर दिया। लोग कहते थे हमारे लिए बादशाह बहादुर शाह जफर या अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया दोनों बराबर हैं। मुजाहिदीन जज्बे से लिबरेज थे लेकिन उनके पास क़यादत नहीं थी। बादशाह डबल माइंडेड था। ये अंग्रेज से लड़ना भी चाहता था और अपनी मुद्दत शाही भी पूरी करना चाहता था। चनाचा उस जंग का वही नतीजा निकला जो डबल माइंडेड होकर लड़ी जाने वाली जंगों का निकलता है। शाही खानदान को दिल्ली में ज़बाह कर दिया गया जबकि बादशाह जलावतन हो गया। बादशाह कैप्टन नेल्सन डेविस के गैराज में कैद रहा, घर के अहाता में दफन हुआ और उसकी औलाद आज तक अपनी अजमत रफ्ता का टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो उनके चेहरों पर
صاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنی سلطنت اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں بھیک مانگتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کے انٹرسٹنگ واقعات کے لیے دیکھتے رہیں نیوز 11۔